bodies will provide all sorts of facilities to our exporters as well as producers as well the investors who will be. कंवरपाल जी को हमारे वन मंत्री मिनिस्टर ऑफ फॉरेस्ट प्लीज हमें ज्वाइन करें. Export is concerned is all those countries like all these GIMSTEC, ASEAN, Southeast Asian countries and नए फर्नीचर की आवश्यकता पड़ती है और नया फर्नीचर वो हमारे नए उद्योग है यही उसमें सहायता करता है, सहयोग करता है. हमारी आर्थिक प्रगति अच्छी हो रही है. हरियाणा तो उसने आदरणीय मंत्री जी, असम सरकार, ज्येष्ठ श्रेष्ठ वरिष्ठ अधिकारियों को हम यहाँ पर सम्मानित करेंगे. Sir, thank you very much. हमें रिक्वेस्ट करूँ मैं आपको लगेगा ये इसमें जरूर है कि थोड़ा स्थान को है वो चयन करते समय हम थोड़ा ध्यान रखते हैं कि जिस इलाके में जो कम है उसमें ये सब्सिडी थोड़ा ज्यादा देते हैं, उसकी कैटेगराइजेशन कर रखी है. लेकिन जहाँ इंडस्ट्री पहले से पर्याप्त है, अब ये इंडस्ट्री कोई गुरुग्राम में लगाना चाहे तो शायद उसको नहीं देते हैं. लेकिन गुरुग्राम, रेवाड़ी जिला, झज्जर जिला, भोकर जिला वो इंडस्ट्री के हब बन गए हैं. ये हब हम चाहते हैं कि चंडीगढ़ के आसपास से वाले जिले पंचकुला है, यमुनानगर है, अम्बाला है, कुरुक्षेत्र है, इन जिलों में भी उसी प्रकार का यानी इंडस्ट्री का हब किसी प्रकार की जो क्लस्टर आना चाहेंगे उस क्लस्टर के हिसाब से हम उनको सेव करेंगे. तो ये सुविधाएं उनको हम देने वाले हैं. इस तरह एक्सपोर्टर्स केवल जो एक्सपोर्ट यानी अपने बिजनेस में चाहे वो कम एक्सपोर्ट करें ज्यादा करें, लेकिन जो एक्सपोर्ट पोर्शन है उसके लिए भी फ्रेट असिस्टेंस 1% ऑफ देयर एक्सपोर्ट अप टू लिमिट ऑफ 10 lakhs ये 1 साल का है. 1 साल में 1% का फ्रेट सब्सिडी ये आपको मिलेगी. उसकी कहते हैं 10 लाख. एक विषय की चर्चा चलती है वो है मार्केट फीस की. हमारे मार्केटिंग बोर्ड के लोग तो मार्केट फीस अभी कम करने के लिए नहीं है, लेकिन मैंने अपने फाइनेंस विभाग के लोगों से बात करके कहा है कि जो एक्सपोर्ट करेंगे जितना वो एक्सपोर्ट करेंगे उसमें काम आने वाली लकड़ी उसका जो 2% पैसा मार्केट फीस वाला है वो रियम्बर्स कर दिया जाएगा. लेकिन वो एक्सपोर्ट करने वाले ही लोगों को किया जाएगा ताकि हम एक्सपोर्ट को आगे बढ़ा सकें. इस विषय के लिए भी एक छूट उनको ये सब दी जाएगी. जो बढ़ रहे हैं, हालांकि यहाँ पीतल की इंडस्ट्री बहुत है, यहाँ एल्यूमिनियम की इंडस्ट्री है, यहाँ स्टील की इंडस्ट्री है, यहाँ हिंदी की अच्छी होती है, यहाँ चीनी मिल भी है. कभी यहाँ पेपर मिल भी होती थी लेकिन अब तो शायद पेपर मिल किन्हीं कारणों से बंद हुई है और इंटरनल कार्ड रहे होंगे, लेकिन पेपर का गवर्नमेंट सेंटर है. तो ये प्लाईवुड का भी सबसे बड़ा सेंटर जो बनता है तो यमुनानगर का अपने लाभ होगा. और इस सारे में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने में सहयोग दिया या प्लाईवुड के साथ जुड़ करके जो सहयोग कर रहे हैं, मेरी सबसे अपील है कि इस काम में वो सहयोग करें हरियाणा का. और हरियाणा स्टेट अपने आप में तो कर ही रहे सरकार के नाते. सेंट्रल गवर्नमेंट के जो लोग हैं वो सब जुड़े हैं. प्लाईवुड में क्या हम उनसे प्राप्त कर सकते हैं, क्या योजना बना सकते हैं, और उसमें भी खास करके हरियाणा के विदेश विभाग के माध्यम से हम जो केंद्रीय विदेश विभाग है, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है, हमारी जो राज्य करती हैं कितना वो हमारा सहयोग कर सकते हैं. नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल है, डोनर है, यहाँ आए हुए डोनर के लोग, हमारा ई-प्रीति है, इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड है, DGFT है, नेशन कॉम्बो मिशन है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, प्लाईवुड इंडस्ट्री के सभी हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स हैं, सब मिल करके और इस काम को आगे बढ़ाएं. इतना ही विषय आज इस समय मुझे आपके सामने रखना था. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. जरूरत है इसमें भी आप जैसा भी अपेक्षा करेंगे सरकार उस खाते से आपका सहयोग करने के लिए तैयार है. अभी तक प्लाईवुड में जो बड़ा निर्यातक है अपने देश में केरल है, क्योंकि केरल में लकड़ी बहुत होती है, लेकिन केरल के लोगों ने निर्यात के मामले में अपना स्थान बनाया है और इस नाते से वो अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं. मित्रों, आज इस सम्मेलन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए
जितने भी हमने विचार आपस में किए हैं, जो बातें तय की हैं, उसके अंदर एक एक चीज का ध्यान करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। बात आई रिसर्च सेंटर की, फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट FCI अभी तक देहरादून में है। हमने विचार किया कि क्यों इस क्षेत्र में भी हम करें, इसलिए मैंने उसकी कल ही घोषणा की है कि फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर भी हम बनाएंगे। उस पर अभी 50 करोड़ रुपए का बजट हमने तय किया है, 50 करोड़ का लगा करके, और ये अच्छा फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यहाँ बनेगा। जहाँ तक बहुत से हमारा जो ही पॉलिसी है इंडस्ट्री की, उसमें नए उद्योगपतियों को, उद्योग इन्वेस्टर को इन्वेस्टमेंट करने के लिए कुछ सुविधाएं ये दी है। शायद आपके यहाँ कुछ चर्चा पहले हुई होगी, थोड़ी उसके अंदर अगर ब्रीफ मुझे बताना है तो उसमें नया जो इंस्टीट्यूट या नई जो इंडस्ट्री रहेगी, HGST जो होगा उसका 10 साल में 150% उसकी जो HGST आप देंगे अप टू 150%, आप 100% देंगे, हम और 50% जोड़ेंगे, वो भी आपको सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा। अब वो 10 साल तक उसकी जो है होगी। इसी प्रकार एम्प्लॉयर जो नई एम्प्लॉयमेंट आप देंगे, तो हरियाणा में कोई एम्प्लॉय अगर आप रखते हैं तो उसको हम लोग 7 साल तक 48,000 का साल का एक एम्प्लॉय का ये आपको रिबेट है। पर एम्प्लॉय 48,000 का 4,000 का महीना, अगर आप उसको 15,000 का देंगे तो 4,000 का सरकार देगी, 11,000 आपको देना पड़ेगा। इसलिए 7 साल तक एम्प्लॉय की व्यवस्था में आपको देने वाले हैं। स्थिति में वृद्धि दर तो उससे होती है, लेकिन विदेशों का उपयोग होता है। लेकिन आज अब क्या कारण है मुझे मालूम नहीं, लेकिन आज हमारा फुल एक्सपोर्ट हरियाणा का ये 8,000 करोड़ में से मात्र 95 करोड़ का एक्सपोर्ट, यानी 1.2%, बहुत कम है। हमको ये एक्सपोर्ट बढ़ाना है। इस एक्सपोर्ट बढ़ाने का ही मैं समझता हूँ आज के जो कंक्लेव किया जा रहा है, इसमें यही एक बात जो फोकस में रखी गई होगी। इसके लिए कुछ व्यवस्थाएं की गई है, कुछ करने के लिए मांग भी की जा रही है। एक तो जैसे हर एक इंडस्ट्री का जो क्लस्टर होता है, उस क्लस्टर में हम ये जो साझा सुविधा के कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये बनाते हैं। तो यहाँ एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या बन गया आपको बनाना भी उसमें है कहीं लाइन में, अगर नहीं बनाना हो तो एक तरफ फैसिलिटी सेंटर यहाँ प्लाईवुड इंडस्ट्री को लेकर के जरूर बनाया जाएगा। इसमें सेंटर भी पैसा देता है, एक सुविधा केंद्र उसका, यानी फैसिलिटेशन सेंटर आपके यहाँ रिसर्च सेंटर की अलग बात है, लेकिन बिजनेस की छोटी मोटी जो दिक्कतें तकलीफें कमियां होती हैं वो उस सुविधा केंद्र के अंदर और बनाया जा सकता है, तो बनाएंगे। और जो यहाँ एक प्लाईवुड क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड नाम से SPV बनाया गया है, उस SPV में भी हम लोगों ने जो क्वालिटी मैनेजमेंट सेंटर जो क्वालिटी के लिए एक जो आगे विषय करना है, क्योंकि एक्सपोर्ट में सबसे बड़ा विषय है क्वालिटी का। अगर हमारी क्वालिटी ठीक से नहीं आई तो फिर एक्सपोर्टर इस बात में बहुत नहीं, जो इम्पोर्टर है बाहर बैठा हुआ वो बड़ा सजग होता है। उसका क्वालिटी अगर नहीं मिली तो फिर आपके माल को आकर्षित नहीं होता। क्वालिटी अच्छी मिल गई तो आपका मुंह मांगा दाम वो जो वहां का इम्पोर्टर है आपसे वो लेकर के जाए। तो इसलिए असम में जैसा मैंने कहा कि बांस का उपयोग होता है। अब ये बात असम के साथ हम अपने मंत्री जी और बाकी लोगों से व्यक्त करेंगे कि इस उद्योग को दो ही तरीके हैं कि या तो यहाँ का जो मैन्युफैक्चरर है, इन्वेस्टर है, वो आसाम में जाकर उद्योग लगाए, और या आसाम से हम बांस जो है अपने यहाँ मंगा सकें। नहीं तो एक सुझाव आया कि प्लाईवुड के पहले लुगदी बनती है, क्या लुगदी बनती है बांस की, मतलब प्लाईवुड के लिए काम आने है। जो प्लाईवुड में काम आती है लुगदी बांस की बनती है, तो क्या बांस की लुगदी बांस से ज्यादा जा सकती है क्या, अगर खर्चा कम पड़ेगा? ऐसा कुछ प्लाईवुड वाले लोगों को क्या लगता है कि लुगदी लाना आसान है या बांस लाना आसान है, इसमें खर्चा कम पड़ेगा? तो ऐसा कोई समझौता हम कर सकते हैं, वहां लुगदी बनाने वाले वो लोग खड़े हो, उनके यहाँ प्लाईवुड बने उसकी और प्लाई बना करके उसको हम आगे उसका उपयोग कर सकें। मित्रों, दूसरे सारे देश प्रधानमंत्री जी ने एक नारा दिया है आत्मनिर्भर भारत। अब आत्मनिर्भर भारत के कई
पहलू है। उस पहलू में ये भी है कि हम देश की जो विदेशी मुद्रा है वो कैसे बचाएं, और उस विदेशी मुद्रा को अगर बचाते हैं और हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं तो आज दुनिया के अंदर जो हमारी एक जो कन्वर्जन रेट है या डॉलर रुपये रेट जो समय समय बिगड़ता रहता है, क्योंकि हमको ऑयल एनर्जी ये बहुत इंपोर्ट करनी पड़ती है, कोयला बहुत इंपोर्ट करना पड़ता है जो हमारे यहाँ बहुत कम है जी, लेकिन उसके बदले में हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट ज्यादा करके और फॉरेन एक्सचेंज को बचा सकते हैं। तो रियल कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इकोनॉमी। इस नाते से इस विषय को आगे बढ़ाएंगे और मैं हरियाणा आसाम के साथ साथ बाकी प्रदेशों के लोगों को भी प्लाईवुड के क्षेत्र के अंदर कैसे यमुनानगर उसका सेंटर बने और सब देश भर के लोग यहाँ से अपने आप को जोड़ सकें, चाहे यहाँ से यहाँ के प्लाईवुड है उसका उपयोग करने के लिए व्यापार यहाँ से बढ़ाएं, चाहे यहाँ के प्रोडक्शन में योगदान करें। यमुनानगर एक ऐसा प्लाईवुड का क्षेत्र बनना चाहिए जिसके बनने से इस क्षेत्र का भी लाभ होगा और यमुनानगर का नाम भी बनेगा। हमारे से आगे है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र का जो प्रदेश बड़ा प्रदेश ये देश भर में और करना सबसे ज्यादा है, और जब सबसे ज्यादा है तो स्वाभाविक है कंज्यूमरिज्म वो भी बढ़ेगा, कंज्यूमर खड़ा होगा, कंज्यूमर खड़ा होगा तो उसको हर प्रकार की आवश्यकता भी बढ़ेगी। उसमें सब चीजों के साथ प्लाईवुड भी सीधा सीधा जुड़ा हुआ है और ये जो वृद्धि दर है ये प्लाईवुड की लगातार जो बढ़ रही है, जो आंकड़े बताते हैं अभी 2026-27 तक इसका आकलन किया गया है कि प्लाईवुड का उद्योग 5.5% प्रति वर्ष की दर से ये बढ़ने वाला है। तो इसलिए आगे की संभावनाएं हमारी पर्याप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार यहाँ जो प्लाईवुड उद्योग इसको कैसे पुष्पित हो, फलवित हो, हमें याद है कि 2015 जब सरकार में आया उस समय प्लाईवुड उद्योग में कुछ लोगों ने अपना मोनोपोलिस्टिक एक व्यवहार बनाया हुआ था। यहाँ जो ये मशीनें लगती हैं प्लाईवुड की, तरह तरह की अलग अलग मशीनें होती है, लगभग यहाँ पर आज 950 और प्लाईवुड के अंदर काम करने वाले उद्योगपति हैं छोटे बड़े, जिसमें प्लाईवुड और विनियर इकाइयां नहीं है, उनके साथ सहयोग करने वाली इकाइयां हैं। एक कोई भी किसी के हाथ में जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री आ जाती थी, क्योंकि सरकार के नियमों में लोचा था, वो नए लाइसेंस नहीं देते थे और यहाँ पर एक आदमी दूसरे को लाइसेंस बेचता था तो 1-1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया उसकी राशि अलग से देनी पड़ती थी सरकारी फीस के अलावा। सरकारी फीस मात्र 15 लाख 20 लाख रुपए। ब्लैक मार्केटिंग मशीनों की हमने आगे कहा कि क्यों है डिमांड आई, इतनी एप्लीकेशन थी, 1700 एप्लीकेशन थी, हमने सब 1700 लोगों को लाइसेंस अलॉट कर दिया। सबको करते अगर आपके काम सामूहिक रूप से और ये जो चर्चा आप कर रहे हैं और उसमें भी खास करके आसाम क्योंकि वो भी लकड़ी का घर है, बम्बू का घर है और बम्बू भी अब प्लाईवुड में काम आने लगा है। बल्कि कहा तो ये जा रहा है कि बम्बू से बनी जो प्लाई है वो शायद हमारे पॉपुलर और यूक्लिप्टस से बनी लकड़ी से जो बनी प्लाई है उससे भी वो बेहतर है। तो इस नाते से आज हमने पटवारी जी को यहाँ बुलाया है। उन पटवारी जी को मैंने ये निवेदन किया, सेशन पत्र लिखा कि प्लाईवुड के सारे क्षेत्र के अंदर हम आकर मिलजुल करके काम क्यों नहीं कर सकते। कई प्रदेश आपस में इस प्रकार के आदान प्रदान, चाहे वो इंडस्ट्री के नाते हैं, कॉमर्स के नाते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नाते से, ऐसे प्रदेशों का एक दूसरे का मिलजुल करके काम करने का आह्वान देश के प्रधानमंत्री जी ने किया है। एक भारत श्रेष्ठ भारत में उन्होंने कहा कि अगर आप आपस में प्रांत एक दूसरे से मिलकर के काम करेंगे तो ये भारत श्रेष्ठ भारत बनेगा, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी। तो मैं धन्यवाद करता हूँ मोहन पटवारी जी का, चंद्रमोहन पटवारी जी का, कि इन्होंने आज आकर के और हम सबका उत्साह बढ़ाया इस क्षेत्र के अंदर। में मंच पर विराजमान आसाम प्रदेश के हमारे उद्योग और वाणिज्य मंत्री श्री चंद्रमोहन पटवारी जी, मेरे साथ ही हरियाणा सरकार में शिक्षा एवं वन मंत्री श्री कमलपाल जी, हमारे विधायक यमुनानगर श्री, हमारे साथ मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वेस्ट स्टेट्स
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से श्री राजशेखर जी, उपस्थित हमारे मुख्य प्रधान सचिव श्री BS जोशी जी, विदेश सहयोग विभाग के प्रधान सचिव श्री योगेंद्र चौधरी जी, श्री प्रकाश पांडे जी, श्री पवन चौधरी जी, डोनर से श्री उमेश कुमार जी, श्री BH पटेल जी, श्रीमती सुजाता जी, श्री MP सेन जी, श्री MP खरे जी, उपस्थित सभी प्लाईवुड उद्योग के हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स क्षेत्रों में होता है। देखा जाए तो प्राचीन काल में बचपन से लेकर के वृद्धावस्था तक मुख्य रूप से लकड़ी के इर्द गिर्द सब चलता था। चाहे बच्चे का पालना हो और चाहे किसी व्यक्ति के जाने के बाद उसकी अंतिम यात्रा के साथ भी लकड़ी का जुड़ाव रहता है। जीवन भर लकड़ी काम आती है। मकान भी बनते थे तो उस समय लकड़ी, चूना, मिट्टी इन सब मिला करके वो बनता है। लेकिन युग के साथ चीजें बदल जाती हैं। आज जब युग बदला है तो उन चीजों का स्थान अब एक अच्छे प्रकार की लकड़ी और उसमें भी जो प्लाईवुड का सिस्टम है इसने उसको प्राप्त कर लिया। और हमारी जो लकड़ी, हमारा जो प्लाईवुड है, आज लगभग 90% जितना भी उद्योग है देश भर का 90% प्लाईवुड ये सब और एक मकानों के जो निर्माण के, रहन सहन के इन कामों में आता है, दफ्तरों के फर्नीचर में काम आता है। तो इस प्रकार से एक बड़ा उद्योग ये यहाँ लगाया गया है। लकड़ी यानी प्लाईवुड के अंदर लकड़ी का आज इतना उपयोग हो रहा है, देश भर की ऐसा बताया जाता है कि 2/3 उपयोग केवल प्लाईवुड में आ रहा है। केवल अब 33-35% लकड़ी ही बाकी चीजों में आती है काम, लेकिन बड़ी मात्रा में और प्लाईवुड का उद्योग है देश भर का लगभग 24,500 करोड़ का उद्योग हो गया। और इसमें मुझे खुशी है बताते हुए कि अपने हरियाणा का उद्योग ये 8,000 करोड़ का है। यानी 1 प्लाईवुड उद्योग में आए, ये अलग बात है। उसमें से 500-600 को अप्लाई इसलिए किया था कि सहयोग से मिल जाए तो इसको बेच डालेंगे, वो सारे बाहर हो गए, उन्होंने लाइसेंस नहीं लिया, फीस छोड़ के। लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में उद्योग यहाँ बढ़ा और उद्योग के बढ़ने के बाद देश भर के अंदर सिलाई, हमारी सिलाई की होने लगी और उसका उपयोग यहाँ के लोगों ने किया। डिमांड बढ़ी, किसान भी पुष्पित हुआ, पलवित हुआ। जो किसान उसमें पपलर और यूकेलिप्टस 300-350 रुपए क्विंटल का रेट था, आज अगर मैं गलती नहीं कर रहा तो अजय जी बताएंगे 1200 रुपए है, ज्यादा है 1400, 1200 से लेकर 1400 प्रति क्विंटल आज किसान को मिलता है। तो जब किसान को काम आगे मिला तो क्या कृषि का प्रदेश हम जाते किसान आगे बढ़े, वही रोजगार मिला, लोगों को रोजगार मिला। उस रोजगार में हमारे यहाँ के युवकों को उनको रोजगार करने के नाते से वो भी आगे बढ़े। फिर उसमें हमारी आर्थिक स्थिति, हमारी आर्थिक जो वृद्धि दर है, देश की इकोनॉमी हो, प्रदेश की इकोनॉमी हो, जब इतना बड़ा एक सिस्टम खड़ा हुआ तो उसके अंदर उनका उपयोग हो रहा है। अब एक बात की जो अपेक्षा की जा रही है वो यह है कि देश की जो मुद्रा, विदेशी मुद्रा, इसको कैसे बचाया जाए, इसको कैसे बिजनेस करके वहां से लाया है। सब लोगों ने आपके सामने विषय रखा है कि प्लाईवुड एनक्लेव जो एक महत्वपूर्ण है, मुझे लगता है कि इस प्रकार का प्लाईवुड इंडस्ट्री में ये शायद पहला ही एनक्लेव होगा। मैं वैसे कल भी यमुनानगर में था, लेकिन अलग किसी कार्यक्रम में था। कह सकता हूं कि वो मेरा यमुनानगर का एक दौरा था, लेकिन आज का अगर मैं कहूं तो ये प्लाईवुड नगरी का दौरा है। प्लाईवुड नगरी के नाते से यहाँ एक बहुत बड़ा व्यवसाय, मुझे लगता है कि उत्तर भारत का सबसे बड़ा प्लाईवुड उद्योग वो यमुनानगर में है। और इस कॉन्क्लेव का जो आयोजन है एक विशेष हेतु को लेकर किया गया है, और वो भी हमारा फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ने इसका आयोजन किया। मैं उनको बधाई देता हूं कि हमारे इस उद्योग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, चाहे वो
घरेलू उद्योग हो चाहे निर्यात का उसमें विषय है। तो इसको बढ़ाने के लिए हम सबको यहाँ एकत्र किया है और बहुत मानूंगा हमारे कई एम्बेसीज के लोग भी इस समय साथ जुड़े हुए हैं ताकि निर्यात वाले विषय में उनके साथ में परामर्श कर सके। बहुत से ऐसे देश और विदेश के लोगों को आज के इस कार्यक्रम की जब जानकारी मिलेगी तो निश्चित रूप से अपने इस उद्योग को उसका लाभ मिलेगा। हमारे नेशनल रिसर्च के और टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट के लोग यहाँ आए हैं, उनसे भी आगे बैठे हैं और जो इटली, थाईलैंड, बेलायन के जो हमारे इस समय के इंडियन एम्बेसीज के लोग हैं वो तो साथ जुड़े हुए भी हैं। तो इस नाते से आज ये जो लकड़ी से जुड़ा उद्योग, क्योंकि इस क्षेत्र में लकड़ी बहुत बिकती है, चाहे वो हिमालय की गोद में होने के कारण से यहाँ का वायुमंडल, वायु जलवायु, हमारे साथ में सहारनपुर जिला, इसमें प्लाईवुड में काम आने वाली लकड़ी यूक्लिप्टस और पॉपुलर बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ होता है।